आपको लगता है कि हवाई सफर जो है हवाई चप्पल वाला कर पाएगा शंख एयरलाइंस में? 1000% करेगा। हमारी एयरलाइन उन्हीं के लिए बनी ही है। हम तो चाहते हैं कि वो लोग आएं और वो मिथ तोड़ें जो मन में लोगों के अंदर एक डर बना पड़ा है कि हम जहाज में जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती, या अन्य अन्य तरह के जो एक मिथ बना पड़ा है। हम हिंदी की भाषा को महत्व देंगे अपनी एयरलाइन में। हमारा टारगेट आप समझिए, हमारा टारगेट ही मध्यम वर्गीय पब्लिक है। अगर हम उसके साथ इस तरीके की चीटिंग करेंगे तो फिर ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं। तो हम ये काम नहीं करेंगे। पुराने लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, हमको किसी की विचारधारा में नहीं जाना। मेरी अपनी एक फार्मूला है, हम अपने फार्मूले पे चलेंगे। तो मुझे पता है कि अगर आपने अपनी एयरलाइन को टाइम पे उड़ाया तो आप कहीं फेल नहीं होंगे। सारा खेल बस वही है, आपको अपनी एयरलाइन टाइम पे उड़ानी है। जो हमारी इकोनॉमी टिकट रहेगी वो वैसे प्राइस रहेगा। हमारा सिर्फ प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो बिजनेस क्लास के लिए बढ़ेगा। डर लगता है कि नहीं, कभी नहीं। जिस दिन डर लगेगा उस दिन धंधा बंद करके नौकरी करेंगे। पैसा मेरा, जीत मेरी, हार मेरी, सब कुछ मेरा, तो फैसले भी मेरे चलेंगे। भारत में एविएशन सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने तमाम तरह की दिक्कतों का सामना देखा होगा। खास तौर पे दिल्ली एयरपोर्ट पे खचाखच जिस तरह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा इंडिगो एयरलाइंस की वजह से। लेकिन भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और ये लिया कि 3 नई एयरलाइंस को इंट्रोड्यूस किया। उसमें से सबसे खास एयरलाइन शंख एयरलाइंस की बात की जा रही है। एक ऐसा शख्स जिसने ऑटो चलाया, ऑटो पे बैठा और आज के समय में वो हवाई जहाज उड़ाने वाला है। ठीक वहीं पर हम आ गए हैं लखनऊ में, और लखनऊ में उनका दफ्तर है। ये है हमारे साथ में श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी, जो कि बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं लगती है आपकी? अभी 35 हुआ। 35? आप छोटे हैं मुझसे। तो शंख एयरलाइंस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि और श्रवण जी के बारे में बता दूं कि कानपुर से दरअसल ये बिलोंग करते हैं। कानपुर में इन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले की कहानी बड़ी रोचक है। मैं चाहता हूं कि पहले श्रवण जी बताएं कि वो कहानी क्या है। ऑटो का जिक्र किया जाता है, ऑटो से पहले, बाद में अब एयरलाइंस तक का सफर। ऑटो का जिक्र क्या है? एक्चुअली में जब हम छोटे थे तो हमने कुछ समय के लिए अपने कानपुर में लोकल गलियों में एक छोटा सा, लगभग आई थिंक 1 वर्ष के आसपास का एक सफ़र ऐसा था। कुछ फाइनेंशियली दिक्कत थी तो हमने ऑटो चलाया था। बट उसके बाद वहाँ से भी धीरे धीरे चीज़ें हम मूव करते चले गए। वो ने ऑटो चलाया और मुझे इसमें कहने में कोई हिचक भी नहीं है कि मैंने ऑटो नहीं चलाया। मैंने चलाया, ऑटो चलाया, उसमें मुझे कोई हिचक नहीं, एक पैसे की भी कोई हिचक नहीं है कि मैंने ऑटो चलाया। जो चीज़ मैंने करी सो करी, उसमें मुझे कोई वो नहीं है कहने में। तो मैंने चलाया, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। मैंने मल्टीपल कई सारे बिजनेस करे, बट उतनी सफलता नहीं मिली। बट उसके बाद मैंने फिर सीमेंट्स एंड टीएमटी का व्यापार करा। टीएमटी करने के बाद आज हमने ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा व्यापार हमारे पास है। लगभग आई थिंक 400 प्लस के ट्रक है हमारे पास। फिर बढ़ता गया और मुझे अब लगा कहीं ना कहीं एविएशन आने वाले समय की ग्रो इंडस्ट्री है, तो हमने अपने जो रुख है वो एविएशन में कन्वर्ट करा। एविएशन में कन्वर्ट किया। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। आपके बड़े मतलब कई जगह सम्मानित आपको किया गया है। शंख ट्रेडिंग, शंख आप लोगों की ही समझ लीजिए एक तरीके से हो रहा है सब। तो इसी वजह से सब चीज़ें हैं ऑलमोस्ट बने हुआ है। अभी हमने भारत पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्यूल लेने का हमारे पास यूपी का रिकॉर्ड है। देन ये हमको उन्होंने दिया है सबसे ज़्यादा भारत पेट्रोलियम में, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फ्लीट बहुत बड़ी है। तो इस वजह से जो है नंबर ऑफ फ्लीट बड़े होने से हम भारत पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, तो वो वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करेगा, और उसी श्रृंखला को लेते हुए श्रवण आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि हवाई सफर जो है हवाई चप्पल वाला कर पाएगा शंख एयरलाइंस में? 1000% करेगा। हमारी एयरलाइन उन्हीं के लिए बनी ही है और 100% करेगा। और क्यों नहीं कर सकता है? क्या ऐसा तो है नहीं कि एयरलाइन का मतलब क्या है कि एयरलाइन का एक किसी का अधिकार तो है नहीं। ये तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ। तो एयरलाइन का मतलब क्या? पब्लिक तो वो भी है, सब इंसान है, सबका अधिकार है बैठने का। जैसे हमारा है वैसे आपका है, वैसे उनका भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो लोग आएँ और वो मिथ तोड़ें जो मन में लोगों के अंदर एक डर बना पड़ा है कि हम जहाज में जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती, या अन्य अन्य तरह के जो एक मिथ बना पड़ा है। हम चाहते हैं वो आएँ और देखें कि हम उसे तोड़ते हैं। हम हिंदी की भाषा को महत्व देंगे अपनी एयरलाइन में। कोई अगर ऐसा व्यक्ति हमें लगा कि जिसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है देखने में, या हमारे टीम मेंबर ग्राउंड स्टाफ को ऐसा लगेगा, हम उसकी ही लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें, इससे वो कंफर्ट फील करे, अपने आप को कंफर्ट फील करे। लेकिन लंबी चर्चा है, इसलिए हम आपको थकाएंगे नहीं। आइए बैठ के चर्चा करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी है श्रवण की। और श्रवण प्लीज बैठिए। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्लान की।
कब से आप और कहां से इसकी शुरुआत करेंगे और किस तरह की फ्लीट आपने तैयार की है, बोइंग से या फिर एयरबस से? हम मार्च मतलब 2026 के आसपास फर्स्ट क्वार्टर में उम्मीद कर रहे हैं कि हम शुरुआत कर दें। और हमारी जो फ्लीट है वो एयरबस 320 की है। अभी हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट बुल्गारिया में खड़े हुए हैं और वो इंडिया आने वाले हैं। 2 321 नियो जो हैं वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, वो भी आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि हम 5 एयरक्राफ्ट के साथ आ रहे हैं। 3 अभी हमारे पास आ जाएंगे, 2 हमारे मंथ या 1.5-2 मंथ के बाद आ जाएंगे। और अभी हमारी पहली जो फ्लाइट होगी वो लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर दिल्ली, आपका वाराणसी से दिल्ली, दिल्ली मुंबई, मुंबई कलकत्ता, ऐसे रहेगी फर्स्ट फेज में। इंडिगो का एक वर्चस्व रहा है। अगर एविएशन सेक्टर में देखें, घरेलू उड़ानों में इंडिगो जो है लगातार आगे बढ़ा है और 68% तक इंडिगो के पास अभी शेयरिंग है, लोकल की अगर बात करें। आपको क्या लगता है वो तबका जो है जो सबसे ज़्यादा इंडिगो इस्तेमाल करता है वो धीरे धीरे आपकी तरफ शिफ्ट होगा? देखिए, एक सबसे पहली बात, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारी अपनी एक विचारधारा है, हमारी अपनी एक सोच है, हम उस पर चलेंगे। किसी का 70 है, किसी का 65 है या 75 है, मुझे उससे में सोचना ही नहीं है। हमारा सीधा संबंध है, हम अपनी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास पब्लिक रहेगी तो आज किसी का 65 हो सकता, कल हमारा 85 हो, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ये तो परिस्थितियां हैं, समय है, कभी भी किसी के लिए बदल सकती हैं, हमारी बदल सकती है, आपके लिए बदल सकती हैं। तो इसका मुझे कोई ना फर्क पड़ता है, ना ही मैं उसके बारे में कोई विचार करता हूँ कि सामने हमारे कौन है कौन नहीं है। हमारा हमेशा मानना रहा है कि हम प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं। अभी हम आ रहे हैं, हम उड़ाएंगे, हम अपने मध्यम वर्गीय पब्लिक को जोड़ेंगे। हम पब्लिक हमसे खुश रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है, राजा वही, उसी के हाथ में डिसाइड है कि राजा किसको बनाएगी वो। बिल्कुल सही बात है और ये भी होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं एविएशन सेक्टर की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा सवाल होता है किराए को लेके। भाई, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, 23-23 हज़ार रुपये किराया, 25-25 हज़ार रुपये किराया। कभी कभी तो ऐसा होता है साहब कि आप जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई, उसका किराया ज़्यादा है 25-30 हज़ार रुपये, और जाइए कोलालमपुर, चले जाइए दुबई, वो किराया कम है। देखिए, एक्चुअली में ऐसा है, हम इसके लिए आपको ये बात बोल सकते हैं कि हम लोग जो किराए पर है उस पर एक लिमिट लगा रखे हैं। हम किराया अपना हमारा बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा। अगर आपको मॉर्निंग में कोई टिकट, हमारी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हो सकता है उसको आप वो मत लीजिएगा। जैसे मैंने दिल्ली से मुंबई की एक फ़्लाइट की टिकट हमारी 5,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, तो हम कोशिश करेंगे शाम तक भी वो 5,000 रुपये रहेगी। हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा टारगेट आप समझिए, हमारा टारगेट ही मध्यम वर्गीय पब्लिक है। अगर हम उसके साथ इस तरीके की चीटिंग करेंगे तो फिर ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं। तो हम ये काम नहीं करेंगे कि हम अपनी पब्लिक को वो गुमराह करें। हमारी फ़्लाइट अगर डिले कोई होगी, अगर मुझे लगा कि मेरी फ़्लाइट कोई डिले है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पब्लिक को बुलाएं ना, और पहले ही उसको सूचना दे दें कि हमारी ये फ़्लाइट किसी कारणवश डिले हो चुकी है या नहीं आएगी। जो कुछ होगा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। टिकट के किराए के लिए हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि टिकट के किराए के लिए हमारा रेट इतना हाइक नहीं जाएगा जितना अन्य का जाता है। हम अगर, स्वाभाविक सी बात है, आप सोचिए ना कि अगर मुझे सुबह टिकट मैंने 5,000 रुपये करी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी टीम ने उसको 5,000 रेट करा होगा, तो हमारा उसमें प्रॉफिट होगा ऐड। तो शाम तक वो 25,000 क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में चोर है, या हमारे मन में हमको लग रहा है कि हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है, तो हम ऐसा नहीं करना चाह रहे। हम जो, हमारा टारगेट यही है कि जो हमारी मध्यम वर्गीय पब्लिक है वो आए हमारे पास। लेकिन कहते हैं कि जो एविएशन से जुड़े हुए पुराने प्लेयर हैं वो कहते हैं कि डायनेमिक प्राइसिंग है, इसमें हम तो कुछ करते नहीं है, बाजार के ऊपर छोड़ा हुआ है, इसको बाजार तय करती है कि डिमांड और सप्लाई वाला क्या खेल है। देखिए, ऐसा है ना, पुराने लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमको किसी की विचारधारा में नहीं जाना। अपना आपका फॉर्मूला है। मेरी अपनी एक फॉर्मूला है, हम अपने फॉर्मूले पे चलेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, पैसा मेरा, जीत मेरी, हार मेरी, सब कुछ मेरा, तो फैसले भी मेरे चलेंगे। क्योंकि अगर अच्छा होगा तो आप मुझे बहुत अच्छी बात कहेंगे कि बहुत अच्छा, देखिए आप रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। जरा सा फ्लाइट डिले हुए तो आप ही कहेंगे देखिए फ्लाइट बढ़ नहीं रही रेट, ये मतलब टाइम पे नहीं उड़ रही है, ये दिक्कतें हैं। तो सब कुछ मेरा है, तो फैसले मेरे। पब्लिक हमारे लिए पहले ही सर्वप्रथम है, वही हम उसी को मान के चल रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ का अनुभव तो मैंने अपने ऑटो में भी लिया है। जब मैं चलाता था टेम्पो, तो मैंने देखा है अगर आपके टेम्पो में सवारी नहीं होती है तो आप क्या करते हैं? सवारी ने टेम्पो खड़ी रखेंगे वहीं पर, नचाते रहिए टेम्पो, कोई मतलब नहीं, चिल्लाते रहिए, सवारी नहीं आ रही है। लेकिन अगर टेम्पो में सवारी है तो आप विदिन 1 सेकंड में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझ में आ चुकी है कि जब तक आपके पास पब्लिक अगर है आपके पास, तो आप प्रधान रहेंगे।
अच्छा, जब आप ऑटो पे दोबारा लौटते हैं, आपने शुरू कर दिया ऑटो की बात। ऑटो पे जब सवारी बैठाते थे आप, तो उस दौरान आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि मैं आगे चल के ये कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, मेरी जिंदगी बदलेगी, ऐसा कभी सपना था ये, कि आपने प्रैक्टिकली ये सोचा? देखिए ऐसा है ना हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, हम बहुत कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम एक चीज़ को अगर निर्धारित करते हैं कि हम इस समय पर ये चीज़ को पाना चाहते हैं, तो हम उस लक्ष्य की तरफ दौड़ जाते हैं। हमें फिर लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम अभी भी, जब मैं एविएशन उड़ाने के लिए कह रहा था जहाज़ को, हमारे 10 दोस्तों ने कहा कि मत करो, एविएशन है, बैठ गई हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर चले गए हैं, तुम कहाँ हो, तरह तरह के नेगेटिव कमेंट सब हैं। तो उसको मुझे क्या फ़र्क पड़ना, मुझे करना है तो मुझे करना है। मैं अगर आपके कहने से या किसी दूसरे के थर्ड्स के कहने से और वो मुझे चीज़ इम्पैक्ट कर गई, तो इसका मतलब फिर मैं कहाँ हूँ, फिर मेरा तो अस्तित्व तो है ही नहीं। फिर तो यानी दूसरे आदमी मुझे कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो मैं, भाई फिर तो मेरा कभी नहीं, मेरे फैसले कहाँ, यानी मैं कहाँ। तो जब मैं ही नहीं तो फिर मुझे क्या मतलब है। तो इसलिए वही सवाल आ रहा है कि वही मेरे भी जहन में सवाल था कि जेट एयरवेज, किंगफिशर, ठीक है, डेक्कन एयरवेज, ऐसी तमाम सारी एयरलाइंस जो हैं वो बंद हो गई, और उनके बिजनेस टाइकून हजारों करोड़ों के मालिक, हजारों करोड़ों के। तो एक कानपुर से निकला शख्स, एक कानपुर से निकला लड़का जिसने सरिया बनाई, जिसने सीमेंट बनाई, आज एविएशन सेक्टर में कदम रख रहा है। बड़ी बड़ी बात है भाई साहब। और कहीं मैं कहूंगा कि आप बहुत आगे जाएं इसको लेकर के, आपके पास हजारों फ्लाइट्स हों, लेकिन प्रैक्टिकली डर लगता है क्या? नहीं, कभी नहीं। जिस दिन डर लगेगा उस दिन धंधा बंद करके नौकरी करेंगे। ना मेरे बात में डर है, ना मेरी आंख में डर है। जब डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, मैं उड़ाऊंगा भी और सक्सेस भी करूंगा। मतलब इसी में से प्रॉफिट आप निकालेंगे? 1000%। तो ये सब कैसे एयरलाइंस बंद हो जाती हैं जो ये अभी बंद हुई? वो उनका व्यापार है, वो जाने। हम अपने की सिर्फ जिम्मेदारी लेंगे, हम दूसरे की जिम्मेदारी में कुछ नहीं। ना दूसरे के बारे में हमारा कोई कमेंट है, ना दूसरे के बारे में मेरी कोई राय है। लेकिन ये देखिए भाई, आप जब एयरलाइन उड़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से 2023 से आपकी एयरलाइन है, कई फ्लाइट्स आपकी रखी हुई हैं अभी भी। एक होता है फ्यूल का खर्चा, एक हो गया पर सीट के हिसाब से आपके एयरपोर्ट का खर्चा, ग्राउंड स्टाफ, क्रू मेंबर, पायलट, तमाम तरह के खर्चे होते हैं। एयरक्राफ्ट का सिंपल सा फंडा है, आपको बताएं, आपको बहुत पुरानी बात बताते हैं, आज भी होता है। पहले छोटे होते थे ना, तो जब आपके पास खुद की ऑटो नहीं होती थी या टेम्पो नहीं होती थी, तो आप दूसरे से किराए पे लेते थे ना, तो वो चक्कर वाइज आपको मिलता था, कितने चक्कर लगाएंगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बचपन से पता है। तो मुझे पता है कि अगर आपने अपनी एयरलाइन को टाइम पे उड़ाया तो आप कहीं फेल नहीं होंगे। सारा खेल बस वही है, आपको अपनी एयरलाइन टाइम पे उड़ानी है। तो हमारी पहली कोशिश रहेगी कि हमारी जो भी एयरलाइन हो एकदम टाइम पे उड़े। और रही बात प्रॉफिट की, तो अभी हम आए हैं, कदम रखेंगे। हो सकता है कि जो बहुत सालों से चल रहा था, जो ना बदला, हो सकता है अब बदल जाए। जरूरी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक चली आ रही है तो वो चलती रहेगी, कभी ना कभी तो वो भी ब्रेक होगी ना। और रही बात साम्राज्य की, तो इसकी भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये गिरता भी है और बनता भी है। तो ये किसी का किसी पे एकाधिकार नहीं। आज हो सकता है किसी का है, कल मेरा हो, परसों हो सकता है मेरा ना हो, किसी और का हो। तो ना इससे हमको ना भय, ना इससे कोई डर है कि मेरा गिर जाएगा, वो सब मेरा कोई सोच नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सस्ते में हवाई सफर आप कराएंगे? मतलब सस्ते का मतलब ये जो इस समय चल रहा है ट्रेंड कि भैया 25,000 का हो गया, 30,000 का, उस तरह की चीजें आप नहीं करेंगे कभी, उस प्रैक्टिकली भी नहीं करेंगे? देखिए एक्चुअली में जो हमारी इकॉनमी टिकट रहेगी वो वैसे प्राइस रहेगा। हमारा सिर्फ प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो बिजनेस क्लास के लिए बढ़ेगा, हमारा इकॉनमी के लिए नहीं बढ़ेगा। एक बिजनेस है, एक इकॉनमी। इकॉनमी में हमारा कोई प्राइस हाइक नहीं होगा, नॉर्मल जो प्राइस है वैसे ही रहेंगे जो नॉर्मल टिकट होती है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको हमारी फेस्टिवल आ गए, होली है, दिवाली है, तो 25,000 की टिकट मिले, नहीं चाहिए मुझे, वो मैं करूँगा भी नहीं। क्योंकि वो मेरे अंदर का ईमान भी ना, वो मतलब मेरा गवाही नहीं देता, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जिसको करना है, कभी लोग मजबूरी में भी सफर करते हैं। देखिए एक्चुअली में ऐसा है ना, हम उस ना सोच के धारणा के रखते हैं। जो लोगों ने पहले उड़ाई है, जो लोग उड़ा रहे हैं, वो हमसे बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं, अभी भी बहुत बड़े हैं।
हम बहुत छोटे हैं, हमारी एक विचारधारा है, हम लोग छोटे मध्यम वर्गीय इंसान हैं, तो हम लोगों ने तो वो भी है ना कि 2 रुपए में अपना पेट भरने वाले हैं, तो हमें एक हर मध्यम वर्गीय की चीज़ें पता है वो कैसे करते हैं। छोटे तो तेंदुलकर भी थे जिन्होंने शतक शतक बना करके आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हाँ, वो भी बात आपकी सही है, बट जो है अब क्या है ना कि हम एक उस लेवल से उठ के आए हैं, मध्यम वर्गीय से उठ के आए, तो हमें वो पता है कि एक मध्यम वर्गीय इंसान के जीवन में क्या समस्याएं रहती हैं और वो किस किस समस्याओं को फेस करता है, तो वो मुझे ऑलरेडी पहले से पता हुआ है, तो क्योंकि हम वो खुद चीज़ें फेस करके वहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है जो लोग अभी हैं वो फेस नहीं करे हैं, तो शायद एक आप इस बात को अब माने या ना माने, पब्लिक समझे ना समझे, जो व्यक्ति जिन परिस्थितियों से निकल के आता है उसको हमेशा दूसरों से उसका ज़्यादा अच्छा एहसास होता है, क्योंकि उसने वो खुद फेस करी होती है। एक दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये कि कई बार हमने देखा है और आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो परिवारों की हाव भाव और उनका रहन सहन जिस तरह का होता है वो तय करता है कि वो फ्लाइट से सफ़र करें या ना करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि घूंघट पहने हुए औरत आ गई, चप्पल पहन के आ गई, तो उसको लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं। उन जनता को आप अपनी तरफ लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि हमने अभी वो पता ना कि हमारा मध्यम वर्गीय का ही सब टारगेट है, तो हम ऐसा देखिए हम अब उन पब्लिक से यही अपील करेंगे कि वो एक बार आएँ और बैठे, अपने जो अंदर एक झिझक बना के बैठे हैं वो अपनी ख़त्म करें। दूसरी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमको भी सोचना चाहिए कि जब हम हो या आप हो, जब कोई इस टाइप का आदमी आए तो हम उसको उस नज़रों से ना देखें, वो हमारी भी गलती है इसमें। हम खाली एक उस व्यक्ति की दोषी नहीं दे सकते, उसमें हम भी उतने ही दोषी हैं जितना वो है। मान लीजिए उस व्यक्ति के पास किसी मजबूरी कारणवश उसको जल्दी कहीं जाना है, किसी क्षेत्र में पहुंचना है, और वो अपने उसके अच्छे नहीं कपड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है वहाँ पर जब देखेंगे तो आप वो कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। तो ये एक सवाल, एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ, फिर हम आपके फ्लीट को भी देखेंगे कि मध्यम वर्ग को आप टारगेट करेंगे, ठीक है। जो एयरलाइंस की शुरुआत होगी वो उत्तर प्रदेश में होगी, है ना? प्लान क्या है थोड़ा सा उसके? अच्छा, उत्तर प्रदेश से हमारी भी पहले शुरुआत होगी। पहले हम लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, इन सबको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ फ़्लाइट थोड़ी कम है। जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ फ़्लाइट बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, हम वैसे वैसे चीज़ों को अपनी ग्रो करते चले जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब मिला तो आपको लगा कि अब आसमान में उड़ने का समय अब आ चुका है, तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह का ऑफिस, किस तरह से आप पायलट्स और क्रू मेंबर को हायर करेंगे या कर चुके हैं क्या? देखिए एक्चुअली में ऐसा है, पायलट्स हमारे मतलब अंडर पाइपलाइन में है, प्रोसेस में चल रहे हैं, और क्रू भी हमारे सब में है। ग्राउंड स्टाफ के लिए हम लोगों ने CV भी सब छांट दी, उसके लिए हमारी टीम बैठी है, वो वर्क कर रही है। हम लोग को जिनको रखना है वो हम लोग ऑलरेडी मतलब कर चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट कम है, तो हमें उतने ना पायलट्स की ज़रूरत है ना उतना क्रू की ज़रूरत है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे नंबर ऑफ हमारे पास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी चीज़ें करती जाएंगी। फर्स्ट फेस है, हो सकता है कि हम कुछ गलतियां भी हमसे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी नए हैं, तो हो सकता है हमसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। पहली उड़ान की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक की आपने सोची है? अभी हमने लखनऊ से दिल्ली की पहली प्लान हमारी है कि लखनऊ से हम लोग पहली फ़्लाइट उड़ाएंगे, लखनऊ से दिल्ली। अब उसके बाद ये देखते हैं कि लखनऊ से दिल्ली उड़ाने के बाद फिर दिल्ली से कलकत्ता या दिल्ली से हैदराबाद या कहीं भी जाना होगा वैसे ज़रूर करेगा, बट पहली फ़्लाइट लखनऊ से दिल्ली। क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए आप तैयार होंगे आने वाले समय में, या आपको लगता है कि पहले हम घरेलू में बेहतर करें उसके बाद देखते हैं? नहीं, हम 2028 से 29 के आसपास इंटरनेशनल का हमारा पूरा प्लान है कि हम 28 से 29 के बीच में इंटरनेशनल जो है फ्लाई करेंगे, और हम उसकी तैयारी भी बना के उसी हिसाब से चल भी रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल उड़ने का एक टाइम होता है, एक सिस्टम है, DGCA के कुछ मानक हैं, उनको पूरा करने के बाद ही आप इंटरनेशनल उड़ सकते हैं। तो हम 28 या 29 के आसपास में अपने आप को प्लान कर रहे हैं कि इंटरनेशनल उड़ेंगे हम। तो यहाँ पर श्रवण जी ने जिस तरह से हमें बताया कि जो फाउंडर हैं और मालिक हैं एक तरह से शंख एयरलाइंस के, वो अब दिल्ली से यानी कि राजधानी से राजधानी की पहली उड़ान जो है वो शुरुआत करेंगे। एक टेम्पो चलाने वाला शख्स किस तरह से एयरलाइंस उड़ाने की तैयारी कर रहा है, ये आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये कोई
फिक्शन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बात है जो बताई ना जा सके, लेकिन आज ये उदाहरण बन चुके हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और एविएशन सेक्टर के लिए भी, कि जिस तरह से, जिस सोच के साथ ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि शंख के पर जो हैं वो आसमान में जल्द उड़ते हुए दिखाई देंगे और नए पंख जो हैं वो आसमान को, भारतीय आसमान को खासतौर पे देखा जाए तो मिल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।